हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरक कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 13 स्वामी की दादी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 तक पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन, हिंदी के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 13 स्वामी की दादी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरी गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। मतलब बैठक मतलब एक लिविंग रूम होता है ना, जिसमें लोग आकर के गेस्ट लोग आकर के बैठते हैं। और भोजन कक्ष है जो डाइनिंग रूम होता है जिसमें हम लोग खाते हैं। तो भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार और अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में, मतलब उसमें हवा उतना नहीं जाता है, कम हवादार वाला और अंधेरे गलियारे वाला की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी, ठीक है। उनका सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे, ठीक है। मतलब उनके ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस 5 दरियाँ था, 3 चादर थे, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर था, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा था, लकड़ी का भी एक छोटा सा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची और लौंग और सुपारी पड़े थे रहते थे, ठीक है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। मतलब रात के भोजन के बाद जो स्वामीनाथन था, वो दादी के पास उनकी गोद में बैठता था। तो जो सिर पे रखे लौंग इलायची की गंध होती है, वो पूरे भरे वातावरण में से वो अपने आप को बहुत बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, ठीक है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। मतलब वो दादी से बोला, ओह दादी, आप नहीं जानती कि राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मनी, ये उसकी पहले दुश्मनी थी उन दोनों से, लेकिन फिर दोस्ती हो गई, तो इसकी कहानी सुना दे रहा था, ठीक है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की एक पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। तो उसके पास उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, ठीक है। उनके पिता जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, ठीक है। दादी काफ़ी प्रभावित होते हुई, मतलब दादी काफ़ी प्रभावित हुई इस बात पे और बोली, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनाना शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार उन सब मजिस्ट्रेट में रहते थे। मतलब देखो, वो फिर दादी काफ़ी प्रभावित होते बोली, उनका सच में तो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उन दिनों की कहानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादाजी रौबदार सब मजिस्ट्रेट में काम करते थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। मतलब उनके दफ्तर में पुलिस वाले जो रहते थे वो कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ठीक है। मतलब बोर हो रहा था कि कैसे भी कहानी ख़त्म हो जाए, इसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं की गड़बड़ करती हुई रही, ठीक है। उसके बाद फिर राजम बोलता है, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। फिर राजम ने बोला, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? दादी ने पूछा। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? अरे नहीं, उसे 100 में 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह अच्छे नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था
मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, ठीक है। पता नहीं मैंने कब उसे उतार दिया। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ तुम्हारे पिता याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उससे उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। देखो अब उसकी बुआ ने क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया कि उसने क्या किया, इस मेडल को गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख तो कोई और है ही नहीं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में सुनना नहीं चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला कर के पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम को पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन ने दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना की जा रही है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। ठीक है, उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने एक चेतावनी के तौर पर जोरा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। ठीक है, जो भी उस शेर की कहानी को झूठा बोलेगा वो उसे गोली मार देता है राजम। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने की सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो ही गई। ठीक है, तो इस कहानी को किसने लिखा है? R.K. नारायण जी ने लिखा है, लेकिन अनुवाद किसने किया है? मस्त राम कपूर ने। नाम भी मस्त है यार। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है कहानी से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का था? स्वामी को ये क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही थी? दूसरा क्वेश्चन है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? और तीसरा क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर है, स्वामी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती है, इसलिए उनके मुंह में से राजम की बुराई सुनकर उसे स्वामी को लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, देखो दूसरा क्वेश्चन था कि मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो देखो, मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में बहुत अव्वल थे, वो बहुत अच्छे अंक लाते थे। ऐसा वो उत्तर दिख देते थे कि परीक्षा को एहसास नहीं होता था, वो एकदम चकित रह जाते थे। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखनी होती है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा कि उसे संभाल के भी ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल के भी रखनी चाहिए, और उसने 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, देखो अब स्वामी के बारे में बताऊँगा। किसी एक के बारे में बोला गया तो मैं स्वामी के बारे में बताऊंगा। स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रख कर लेटता तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था कि क्या दादी जी भी पुरानी बातें लेकर के बैठ जाती हैं।
उनको अपनी बातें सुनाने का वो कहता, और अगर दादी ने उनकी बातों में दिलचस्प नहीं दिखाई तो वह नाराज हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजम। वो उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहता रहता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तुम्हारी समझ से। पहला क्वेश्चन है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण भी लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी को अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर, हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे, वो बहादुर भी था, उसने बचपन में एक शेर को मारा था, और तो उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे, उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था, वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था, उनकी संगति में वो प्रसन्न रहता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, कहानी और तुम। पहला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खा खींचो। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये देखो, क और ख था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तुम इन हालत में कैसे महसूस करती हो? दोस्त के घर में, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर, किसी व्यक्ति का रौबदार उसके पद और उस पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उनकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर तुम स्वयं करना, खुद कर लेना। ठीक है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तो उसका उत्तर है, जब घर में कोई नहीं रहता और बिजली गुल हो जाती। सही में यार, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे हालातों में। तो दोस्त के घर में, जब तुम पहली बार किसी के घर में जाती हो, रेलगाड़ी या बस के में किसी सफ़र पर, या तो जब तुम मुख्याध्यापक के घर कमरे में जाती हो, तुम इन हालातों में कैसे महसूस करती हो? तो देखो, दोस्त के घर में अच्छा महसूस करता हूँ। मैं लड़का हूँ तो करता हूँ लिखूँगा, लड़की होंगी तो करती हूँ लिखना। ठीक है, तो हाँ, तो दोस्त के घर में तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। दूसरा है, जब पहली बार किसी के घर जाता हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बाद बातचीत करने पर ठीक हो जाता हूँ। रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करता हूँ। जब मैं मुख्य अध्यापक के कमरे में जाता हूँ तो बहुत डरा हुआ जाता हूँ, क्योंकि डर लगता है ना भाई, मेरे मुख्य अध्यापक तो बहुत ज़्यादा खूंखार है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला टॉपिक है, पता करो। पहला क्वेश्चन है, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वो पुलिस विभाग में होता है? दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के भी नाम पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठी की गई जानकारी को दर्ज करो। थाने का नाम, पद, व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देते हैं। तो उत्तर ये, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है, वो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता। ठीक है, और तुम्हारे घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठी की गई जानकारी को दर्ज करना। ठीक है, तो देखो, थाने में जो पद होता है उनके नाम क्रम अनुसार है, SHO, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं। ठीक है, पहला होता है SHO, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर हवलदार, फिर सिपाही। ठीक है, और नोट आप लोग समझ लीजिए, विद्यार्थी अपने थाने का नाम पता करें और उपयुक्त पदों पर जो व्यक्ति आसीन है उनके नाम भी लिखें। मैं नहीं लिखूंगा, मैं अपना लिखूंगा, आप लोग अपना लिखिए। तो आप लोग अपना लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, दादी का बक्सा। उसका दादी सामान था, 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। पहला क्वेश्चन है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है?
तांबे के सिक्के बनाने में किस किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा क्वेश्चन है, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर है खाने और मन बहलाने के लिए रखती होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से होता है। हाँ, मेरे घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय और सब्जियों को जायकेदार बनाने में होता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल होता है। तांबा और लोहे जैसे दो धातुओं के तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने होते हैं सिक्के। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये शब्दों की बात। पहला क्वेश्चन है, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। उलझुल कल्पना, रूखा स्वर, खूंखार डाकू, चेतावनी, मिठास, समर्थन। नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, काफी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसा महामूर्ख। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला है उलझुलूल। ठीक है, उसकी उलझुलूल बातों में मैं बहुत जल्दी उब गया। रूखा, हमें किसी के साथ भी रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार है, बूंखार लिखा गया। खूंखार, जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार नहीं होते। चेतावनी, शिक्षक ने विद्यार्थी को समय पर आने की चेतावनी दी। मिठास, दूध की मिठास सबको अधिक अच्छी लगती है। समर्थन, हमें अच्छी बातों को समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला भी है। अगला क्वेश्चन था, नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, काफी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसा मूर्ख। तो देखो, शब्द और लिंग। वर्दी स्त्रीलिंग है, सिक्के पुल्लिंग है, हिस्सा पुल्लिंग है, दफ्तर पुल्लिंग है, सामान पुल्लिंग है, महामूर्ख भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं, जेंडर का, ग्रामर के जेंडर का वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, इसमें बता दिया। ठीक है, तो देखो अभी ये सारे क्वेश्चन से टॉपिक खत्म हो गए। तो एक आता है, एक छोटा सा जोक जैसा आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है राम बाबू, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सोच करके भी सोचना है कि क्या इसका क्या मतलब है। ये देखो, ये सोच रहा कि क्या ये चीज़। वो बुलाया, गोलू देखो ये खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर दो। ठीक है, अरे यह तो साफ ही नहीं हो रहा है, अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। अधिक ताकत लगाया, अरे ये क्या हो गया, शीशा ही टूट गया। अब वो सोच रहा बेचारा शीशा का क्या करे। अरे साला, शीशे तोड़ दिया, ले शीशा को एक जगह पे रख दिया। वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया, बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। चमका नहीं, पूरी तरह साफ कर दिया पूरी तरह साफ ही कर दिया, पूरा शीशा का तोड़ दिया। देखो भाई, अब बाहर से गंदा रहेगा तो अब बाहर से कुछ अलग तरीके से साफ करना होगा। तो अंदर से गंदा रहता है तो अंदर से साफ होता है, बाहर से कैसे साफ होगा। इस लड़के से बाहर से कैसे साफ करवा सकता है, तो पूरा तोड़ ही दिया। चल ठीक ही है। मेरे पापा ने बर्फ़ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगते हैं। यह तो कुछ नहीं, मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। आगे है, गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। भागते हुए गया और वो लो बेटे सब्जी ले लो, और पैसा भी दे दिया, पैसे लीजिए। उसके बाद ये क्या देखा, गाय ने खाना खा लिया, इसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। उसके बाद देख रहा कि खाना खाया जा रहा है। अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाई, सब्जी गाय के पेट में है और आगे है, एक और है, आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और खा लूँगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूँगा। कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो यार तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 13 स्वामी की दादी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर फुल तरीके से दे दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह वीडियो फैला दीजिए, व्हाट्सअप टेलीग्राम यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।